हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्रक्स को। इट मीन्स एनसीईआरटी का जो सार है, मर्म है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़। तो हमने यहाँ पे एक सीरीज चलाई हुई है एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ के नाम से। तो जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे या फिर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 से लेकर और 12th की जो क्या है एनसीईआरटी है, तो उसको हम कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़ के। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्लास 12th का फर्स्ट से लेकर और जो थर्ड चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया है अपनी पहली वीडियो में। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो को ना देखा हो अभी तक तो आप जाके देख सकते हो। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थर्ड और फोर्थ को, जो कि क्या है क्लास 12th का ही है, एनसीईआरटी साइंस। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ चैप्टर है क्लास 12th का, वो क्या है, जनन स्वास्थ्य। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। तो यहाँ पे जो लगातार क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसका रीज़न पूछा गया है कि इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही बैठते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है मातृ मृत्यु दर में कमी। तो ये क्या लग रहा है यहाँ पे, ये सही है, क्योंकि जो पहले के टाइम को अगर हम कंपैरिजन करें अब के टाइम से, यानी जो पहले का समय था और अब का जो समय है, इसको हम देखें अगर, तो क्या हुआ है, जो मातृ मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो शिशुओं को जन्म देने वाली जो माताएं होती थी उनकी काफ़ी जो डेथ रेट थी वो काफ़ी हाई थी। क्या थी, डेथ रेट काफ़ी हाई थी। लेकिन अब देखा जाए तो जो मातृ मृत्यु दर या फिर जो माताएं हैं उनके डेथ रेट में कमी आई हुई है। अब यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड ऑप्शन क्या है कि शिशु मृत्यु दर में वृद्धि। तो ये तो यहाँ पे क्या है, कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अब जो शिशु जन्म लेते हैं या फिर जो बेबीज़ अब क्या होते हैं, पैदा होते हैं, तो उनकी जो मृत्यु दर है वो काफ़ी क्या है, लो है, या फिर मरने के चांसेस उनके बहुत कम होते हैं। वो उनकी जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है, ना कि उनमें वृद्धि हुई है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड क्या है यहाँ पे, लोगों की जननायु में वृद्धि। तो ये भी यहाँ पे राइट है, क्योंकि लोगों की जो क्या है रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसमें भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है या फिर इंक्रीजमेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट और थर्ड। कि मातृ मृत्यु दर में एक तो कमी आई है, ये भी रीज़न है पॉपुलेशन बढ़ने का, और दूसरा क्या है कि लोगों की जनन आयु है उसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो मातृ मृत्यु दर में कमी और लोगों की जनन आयु में वृद्धि हुई है, इसीलिए पॉपुलेशन के बढ़ने का एक रीज़न ये भी है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोध की कृत्रिम विधियां हैं। तो ऑप्शन है निरोध, नसबंदी, स्तनपान अनावर्त, अनावर्त, कॉपर्टी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है हमारा वो हो जाएगा राइट, क्योंकि जो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है निरोध, दूसरा क्या है नसबंदी, और थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे स्तनपान अनावर्त। तो ये गलत है, ये कोई गर्भ निरोध की कृत्रिम विधि नहीं है यहाँ पर। इसके बाद क्या है कॉपर टी, तो ये भी क्या है यहाँ पर सही है। या फिर गर्भ निरोध की जो कृत्रिम विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हो गई, एक तो निरोध, नसबंदी और कॉपर टी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, एकदम सही है यहाँ पे। अब अगला जो क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो क्या होती है, मेनली गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, तो उनमें कौन सा हार्मोन होता है या फिर उनमें कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो हार्मोन प्रेजेंट होगा वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अब जो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, सभी तरह के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जितनी भी क्या होंगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं वो कम्प्लीटली क्या है, ट्रीटेबल हैं। तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर गलत है, पूरे के पूरे नहीं है, बल्कि कुछ ही डिजीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं कम्प्लीटली। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, सभी यौन संचारित रोग संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचरित होते हैं। तो ये भी यहाँ पर मतलब कम्प्लीटली सही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे क्या होते हैं, यौन संचारित रोग या फिर क्या बोल सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, जो एक मदर से उसके
होने वाले बच्चे में या फिर उसके जो पेट में पल रहा शिशु है, उस तक पहुँच पाती हैं। तो सारी की सारी नहीं होती बल्कि कुछ ही होती हैं। तो यहाँ पे ना तो एक कंप्लीटली सही है, क्या बोला मैंने? ना तो एक ही कंप्लीटली सही है, ना जो दूसरा ऑप्शन है वो भी कंप्लीटली सही नहीं है। तो इनमें से दोनों कंप्लीटली कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब जो 5वां क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग यानी एचआईवी। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, उनमें एक कौन सी डिजीज़ है? एचआईवी भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यहाँ पे इन्होंने बोला है। तो यौन संचारित रोग एचआईवी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किन माध्यमों से पहुँच सकता है, ये पूछा गया है। तो एचआईवी संक्रमण के यहाँ पे मेनली क्या पूछे गए हैं? माध्यम पूछे गए हैं। तो हमें देखना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो सबसे पहला, साझे प्रयोग वाली सुई या फिर टीके के प्रयोग से। तो ये तो क्या है, एकदम सही है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है, जो क्या बोल सकते हैं हम इसको, जो क्या होती है ये डिजीज़ होती है एचआईवी, यौन संचारित रोग। तो ये क्या होती है, एक अगर हम एक ही क्या कर रहे हैं, सुई का प्रयोग कर रहे हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति को हमने वही सुई लगा दी और फिर जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी वही सुई लगा दी, तो ये डिजीज़ क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी एक पर्सन से अदर पर्सन में, या फिर उस व्यक्ति से उस दूसरे क्या बोल सकते हैं कि एक बीमार एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से और दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, अगर हम एक ही सुई का प्रयोग दोनों के लिए करें। उसके बाद क्या है, जो दूसरा है, संदूषित रक्ताधान या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। अगर माना कोई क्या है, एचआईवी पॉजिटिव इंसान है, उसका ब्लड हमने किसी स्वस्थ व्यक्ति को क्या चढ़ा दिया वहाँ पे, या फिर उसको लगा दिया वो ब्लड, तो वो भी क्या हो जाएगा, एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है या फिर एक माध्यम है जिससे एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से अदर पर्सन में। तो यहाँ पे ये क्या है, माध्यम है एचआईवी का। अब थर्ड क्या है यहाँ पे, साझा वस्त्र प्रयोग करने से। तो ये एकदम गलत है, क्योंकि जो एचआईवी है, जो रोग है एचआईवी, क्या बोल सकते हैं, एचआईवी एड्स, तो जो ये रोग है, ये साझा वस्त्र या फिर वस्त्रों के प्रयोग करने से नहीं फैलता है। एक दूसरे के वस्त्र अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो उससे नहीं फैलता है, बल्कि किससे फैलता है, एक तो हम अगर एक ही जो क्या है टीका है या फिर क्या बोल सकते हैं सुई है, उसका प्रयोग करेंगे एक एड्स वाले व्यक्ति को, और एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको प्रयोग करते हैं, तो तब पहुंच सकता है। दूसरा क्या, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, मतलब किसी एचआईवी पॉजिटिव का ब्लड हमने चढ़ा दिया किसी जो क्या है हेल्दी ह्यूमन है या फिर स्वस्थ व्यक्ति है, उसको हमने चढ़ा दिया, तो तब भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे रीज़न है एचआईवी फैलने के। तो जो थर्ड वाला रीज़न है वो गलत है, इससे नहीं फैलता है एचआईवी। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। केवल एक और जो दो हैं, ये दो ही माध्यम है जिससे एचआईवी एड्स फैलता है। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पात्र निषेचन या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, इन विट्रो आईवीएफ, शॉर्ट में पात्र निषेचन को बोलते हैं आईवीएफ। क्या बोलते हैं, आईवीएफ। इसका फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पात्र निषेचन या फिर आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इसमें निषेचन शरीर के बाहर किया जाता है। क्या दिया गया है यहाँ पे, फर्स्ट, इसमें निषेचन शरीर के बाहर किया जाता है, तो ये एकदम सही है। इसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है, विट्रो मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हिंदी में, देखो कि क्या लिखा हुआ है, पात्र निषेचन यानी बाहर, शरीर से बाहर। तो इसमें क्या है कि इसमें निषेचन शरीर के बाहर किया जाता है, ये एकदम सही है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, इस विधि में प्रारंभिक भ्रूण या फिर युग्मनज को फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये भी क्या है यहाँ पे एकदम सही है, क्योंकि जो क्या होता है, इन विट्रो में जो भ्रूण होता है या फिर जाइगोट होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन नलिकाएं होती हैं, उसमें क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और कहाँ पे, शरीर के बाहर। इसमें जो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो स्पर्म और ओवम होता है उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होगा, शरीर से बाहर होता है। कहाँ, लेबोरेटरी में, या फिर क्या बोल सकते हैं, किसी टेस्ट ट्यूब में ऐसे करते हैं इसको, जो ये टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों क्या है यहाँ पर, सत्य हैं या फिर सही हैं जो कथन है आईवीएफ के लिए। अब दूसरा जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है क्लास 12th का ही,
जो 5th चैप्टर है इसके एमसीक्यूज को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 12th का ही जो 5th चैप्टर है, नाम है इसका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यहाँ पर है, सर्वप्रथम डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने प्रस्तुत की? तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है उसको किसने दिया या फिर किसने प्रस्तुत किया, वो कौन से साइंटिस्ट थे, ये हमसे पूछा गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर वाटसन और क्रिक हो जाएगा हमारा सबसे सबसे जो क्या है, सबसे पहले या फिर डीएनए डबल हेलिकल को किसने खोजा था, सबसे पहले क्या मतलब डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल है उसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने की थी। वाटसन और क्रिक नाम के दो क्या थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को क्या किया, यहाँ पे डिस्कवर किया था। तो डबल हेलिकल का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, डीएनए के दो स्ट्रैंड होंगे, क्या होंगे, डीएनए के दो स्ट्रैंड होंगे कुछ इस तरह। तो फर्स्ट हेलिकल और सेकंड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं 5' और दूसरे को क्या बोलते हैं 3'। तो यहाँ पे जो डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का उसको किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। अब यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या, जो क्रिस्कोग्राफ है, तो क्रिस्कोग्राफ किसके लिए यूज़ होता है, मेनली जो प्लांट ग्रोथ को हम मीज़र करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ को मीज़र करने के लिए इन्होंने एक उपकरण को क्या किया था, इन्वेंट किया था, उपकरण का इन्वेंशन किया था। तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्कोग्राफ। क्या बोलते हैं, क्रिस्कोग्राफ। तो क्रिस्कोग्राफ कभी कभी पूछा जाता है कि क्रिस्कोग्राफ किसके लिए यूज़ होता है या फिर ये उपकरण क्या काम आता है। तो इसका क्या काम होता है, ये प्लांट ग्रोथ को मीज़र करता है, यानी पौधों की वृद्धि का मापन करता है। तो जगदीश चंद्र बोस जो हमारे प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट, तो इन्होंने इन्वेंट किया था क्रिस्कोग्राफ को। अब डार्विन क्या है, इवोल्यूशन, विकास से संबंधित हैं। तो इन्होंने नेचुरल सेलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है या फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमने देखने हैं ये स्टेटमेंट कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। तो सबसे पहला क्या है, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे इससे पहले बोला था कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर आनुवंशिक विज्ञान के पिता या जनक बोला जाता है। तो ये यहाँ पे एकदम सही है। इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे ग्रेगर मेंडल द्वारा जीव विज्ञान की समस्याओं हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकी विश्लेषण एवं गणित का उपयोग किया गया। तो ये भी क्या है, एकदम सही है। तो इन्होंने क्या किया था, जीव विज्ञान की जो कुछ प्रॉब्लम्स थी इनको सुलझाने के लिए क्या किया था, सबसे पहले जो सांख्यिकी विश्लेषण है ना और गणित जो मैथ्स है उसका क्या किया था, यूज़ किया था। तो ये भी क्या है, एकदम सही है यहाँ पे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कितने 7 सालों तक लगातार इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो इसीलिए इनको बोला जाता है आनुवंशिक विज्ञान का जनक। अब यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों ही क्या है, यहाँ पे सही हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मनुष्य में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, 23 जोड़े यानी पेयर में होंगे। तो एकदम सही है, क्या है, एकदम सही है। मनुष्य में क्या होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही देखने को मिलते हैं हमें। अगर हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करें कि मनुष्य में या फिर इंसान में जो कितने क्रोमोसोम होते हैं या फिर कितने गुणसूत्र होते हैं, तब हम बोलेंगे 46। लेकिन अगर हम बोलते हैं जोड़े बोलते हैं, तो जोड़े में कितना आ जाएगा, 23। या फिर अगर हम इसको, क्योंकि दो दो के पेयर में होते हैं तो टोटल होते हैं 46। अब यहाँ पे जो दूसरा है कथन वो क्या है, नर एवं मादा में केवल एक जोड़ा क्रोमोसोम ही एक समान होता है। तो ये यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्या है ऑप्शन है, तो वो क्या है, यहाँ पर गलत है। क्योंकि नर और जो मादा हैं इनमें एक जोड़ा क्रोमोसोम समान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जो 22 जोड़ी होते हैं तो वो क्या होते हैं, समान होते हैं। 22 जोड़ी समान होते हैं और एक जोड़ा क्या होता है, दोनों में अलग अलग या फिर दूसरे टाइप का होता है। क्योंकि क्या होता है, 22 जोड़ी एकदम समान होते हैं। टोटल 23 में से क्या होंगे, 22 जोड़ी एकदम समान होंगे और जो एक जोड़ा होगा वो अलग होता है, विपरीत होता है। तो उसी को हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र बोलते हैं।
अब यहाँ पे मेल में इनके फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है जो, और मेल में क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो ये होता है विपरीत। बाकी जो 23 या फिर क्या बोलेंगे, सॉरी 22 जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। अलग का मतलब जो यहाँ पे क्या हो गया है, जो 22 जोड़े क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, वो मेल और फीमेल में क्या होंगे, समान होंगे। और जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है दोनों में। तो डिफरेंट कैसे होता है, जो मेल है उसमें होगा एक्स एक्स 23वां जोड़ा, और जो 23वां जोड़ा मेल में पाया जाएगा वो क्या होगा, एक्स वाई। तो इस एक्स वाई को ही बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। अब यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, शिशु के लिंग निर्धारण में अंडाणु एवं शुक्राणु दोनों की आनुवांशिक संरचना का महत्व होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शिशु का लिंग निर्धारण होता है वो मेनली किससे होता है, जो एक्स वाई होता है पुरुष में उससे निर्धारण होता है उसका, ना कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों से। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल फर्स्ट वाला ही क्या है, एकदम सही है। बाकी यहाँ पर ये क्या है, सारे के सारे रॉन्ग हैं। तो केवल एक क्या है यहाँ पर सही आंसर है, और जो ये दो हैं ये दोनों क्या है यहाँ पे गलत है, गलत हैं। सिर्फ क्या होता है कि मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवर्तन को परिभाषित करता है। तो म्यूटेशन क्या होता है, इसको हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी यहाँ पे डेफिनेशन ठीक बैठती है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे मेनली जो म्यूटेशन होता है वो क्या होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं उनमें क्या हो जाती है, हेर फेर हो जाती है, या फिर क्या बोल सकते हैं डिसलोके, उनकी जो लोकेशन होती है वो कहीं से कहीं हो जाती है। कभी क्या होगा कि कोई जीन है वो किसी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन में क्या हो जाएगा, वहाँ पे बाइंड कर लेगा, या फिर हट जाएगा, किसी जीन का रिमूवल हो जाएगा, या फिर कोई जीन ऐड हो जाएगा, तब भी क्या होती है, हेर फेर। इसको बोलते हैं जीनोम में क्या बोलते हैं, हेर फेर या फिर उत्परिवर्तन, इसी के कारण होता है। तो जो हमारा क्या है यहाँ पे म्यूटेशन, तो म्यूटेशन को हम जब परिभाषित करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि म्यूटेशन क्या है, वह क्रिया जिसके द्वारा डीएनए अनुक्रम में बदलाव आता है। डीएनए अनुक्रम मतलब जो डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए पे उपस्थित जीनों का जो सीक्वेंस है उनमें क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। माना क्या है यहाँ पे कोई डीएनए का ये क्या है, डीएनए बना लिया मैंने हमने इस टाइप से, तो यहाँ पे डीएनए है, ये क्या है, जीन लगे हुए हैं। इनको जो मैं यहाँ पे इस टाइप से लाइनिंग खींच रही हूँ, तो इसको आपने मानना है कि ये क्या है, जीन है। माना ये ए जीन है, इसको हमने नाम दिया बी, सी, डी, ई, एफ, और ये जी हो गया, ठीक। तो अब क्या है, माना ये एक सही सीक्वेंस इनका ऐसा ही कुछ इस तरह से होगा, ए बी सी डी ई एफ। लेकिन क्या होता है जब म्यूटेशन होता है, जब क्या होगा, म्यूटेशन होगा किन्हीं कारणों से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये जीन का सीक्वेंस है कि सबसे पहला है ए, सबसे उसके बाद है बी, फिर है सी, फिर क्या है डी ई एफ जी एच। तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि ए यहाँ आ गया, या फिर बी इधर चला गया, सी इधर चला गया, यानी किसी ना किसी तरह से ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाएगी या फिर हेर फेर हो जाएगी। तो इसी हेर फेर को, जीनों के इसी हेर फेर को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को खोजा था ह्यूगो डीब्रीज ने। ह्यूगो डीब्रीज ने क्या किया था, उत्परिवर्तन को खोजा था, उत्परिवर्तन की खोज की थी। तो हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा, या फिर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वह क्रिया जिसके द्वारा डीएनए अनुक्रम में बदलाव आता है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी जीव में आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है। तो आनुवंशिक सूचना का वाहक क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक। तो डीएनए पे उपस्थित क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं, डीएनए पे क्या होते हैं, जो हमारा सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, गुणसूत्र, या फिर क्या बोल सकते हैं, क्रोमोजोम होता है। क्या होता है, क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणसूत्र बोलते हैं। तो क्रोमोजोम में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। क्रोमोजोम में क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर जीन दिया होता है तो हम क्या करते कि जीन जीन को हम सही आंसर मानते, लेकिन यहाँ पे जीन नहीं है, सिर्फ डीएनए दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है डीएनए। तो राइट आंसर इज बी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से आनुवंशिक विकार हैं? तो हमने यहाँ पे बताना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ऐसे डिसऑर्डर या फिर ऐसी बीमारियाँ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं या फिर स्थानांतरित हो जाती हैं। माना कि किसी के क्या है, जो पिता है उसको कोई डिज़ीज़ है इनमें से, इन माना कलर ब्लाइंडनेस किसी को है तो वो क्या हो जाएगी, या फिर हीमोफीलिया है। तो अगर ये आनुवंशिक डिज़ीज़ की हम बात करें कि किसी को भी कोई भी आनुवंशिक डिज़ीज़ है या फिर बीमारी है, तो वो क्या होगी, उसके पिता से उसके बच्चे में, उसके सन में या फिर उसके डॉटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं आनुवंशिक विकार, जो क्या होते हैं एक पीढ़ी से या फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हमने देखना कि आनुवंशिक विकार कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हीमोफीलिया, वर्णांतता और थैलेसीमिया। तो अगर आनुवंशिक विकार की हम बात करें इनमें से, तो जो क्या है यहाँ पर हीमोफीलिया है। तो हीमोफीलिया में मेनली क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे रक्त का थक्का या फिर खून का जो क्या होता है क्लॉट, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है। जो कहीं पर अगर किसी कोई क्या है, कोई व्यक्ति है उसको हीमोफीलिया डिजीज़ है, उसका अगर कहीं पे हाथ-वाथ कट जाता है या फिर कहीं पे भी बॉडी में कट लग जाता है, तो वहाँ पे मेनली जो नॉर्मल क्या होता है, ह्यूमन होता है, उसमें क्या होता है, ब्लड का मतलब हाथ-वाथ कहीं पे कटता है तो कुछ देर के बाद वहाँ पे खून तो निकलेगा, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पे खून का क्या हो जाता है, थक्का थक्का जम जाता है या फिर ब्लड क्लॉट वहाँ पे बन जाता है, जिससे खून रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया वाला जो इंसान होगा, जिसको हीमोफीलिया बीमारी होगी, उसका जो ब्लड होता है वो रुकता ही नहीं है, यानी वहाँ पे खून का थक्का नहीं बनता है और ब्लड लगातार क्या होता है, बहता जाता है। तो हीमोफीलिया एक ऐसी डिज़ीज़ है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, वर्णांतता। तो वर्णांतता मेनली क्या होती है, यहाँ पे इंसान फ़र्क नहीं कर पाता है या फिर जो व्यक्ति है कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, तो वो जो लाल और जो हरा रंग है उसमें विभेद या फिर क्या उसको क्या बोल सकते हैं, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। रेड और जो ग्रीन कलर है, वर्णांतता से पीड़ित व्यक्ति रेड और ग्रीन कलर में वहाँ पे विभेद नहीं कर पाता है। अब जो थैलेसीमिया है, तो थैलेसीमिया भी क्या है, एक आनुवंशिक विकार है। तो यहाँ पे जो हीमोफीलिया, वर्णांतता और थैलेसीमिया तीनों के तीनों जो डिजीज़ हैं वो क्या है, आनुवांशिक हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। तो उपरोक्त तीनों यहाँ पर क्या हैं, आनुवांशिक विकार या फिर जेनेटिकल डिजीज़ हैं या फिर जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है, जिसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर में एक छोटी सी चोट से भी रुधिर निकलना बंद नहीं होता है। उपरोक्त लक्षण किस रोग से संबंधित हैं? तो अभी मैंने इससे पहले बताया था कि जो हीमोफीलिया डिजीज़ है, क्या है, हीमोफीलिया जो डिजीज़ है उसमें क्या होता है कि अगर व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है, हीमोफीलिया है, उसको बीमारी है, तो उसका कहीं पे भी हाथ-वाथ कट जाता है या फिर बॉडी में कहीं पे कट लग जाते हैं और खून बहने लग जाता है, तो वो खून का वहाँ पे थक्का नहीं जमता है। तो खून का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड लगातार क्या होगा, वहाँ पे बहता जाएगा, बहता जाएगा। तो ये बीमारी होती है हीमोफीलिया। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। तो मेनली इसमें क्या होता है कि कोई प्रोटीन है, मेनली जो क्या होता है हमारे शरीर में क्या होता है, जो रक्त का थक्का जमता है या फिर शरीर के बाहर जब रक्त निकलता है तो थक्का जमना स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों जमता है वो, एक प्रोटीन के कारण। तो हमारे हमारे ब्लड में क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, तो इस प्रोटीन से संबंधित होती है ये बीमारी। तो जिसको हीमोफीलिया या फिर जो व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित होता है, तो उसमें वो एकल प्रोटीन क्या होती है, उसमें कुछ क्या हो जाती है, डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। तो इसी कारण हीमोफीलिया में जो रक्त का थक्का है वो नहीं जम पाता है। मेनली जब शरीर के अंदर ब्लड होता है तो वहाँ पे क्या होती है, हमारा ब्लड जमता नहीं है, तो उसका रीज़न होता है हिपेरिन नामक क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, हिपेरिन प्रोटीन है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है और शरीर से बाहर जैसे ही क्या होती है, शरीर से बाहर मतलब कहीं पे शरीर में कट लग जाता है और खून बहता है और उसका क्या होता है, थक्का बनने लग जाता है। तो वहाँ पे जो हिपेरिन प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, वो एक्टिव फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिर के होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो क्या है स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पे
एकदम सही है। जो क्या होता है डाउन सिंड्रोम होता है, क्या होता है डाउन सिंड्रोम जो डिसऑर्डर है, उसमें क्या होगा, जो व्यक्ति होते हैं उनका कद क्या होता है छोटा होता है और उनका सिर कैसा होता है एकदम मतलब कुछ राउंड होगा, ज़्यादा ही राउंड होगा। उसके बाद क्या होता है इसमें दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, नारियों में बांझपन टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है उपरोक्त। तो यहाँ पे क्या है कि नारियों में क्या होता है जो बांझपन होता है, बांझपन का मतलब मेनली क्या बोल सकते हैं, स्त्रियों में क्या होता है, शिशुओं को वो क्या नहीं कर सकते, जन्म नहीं दे सकते या फिर जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो ऐसी जो क्या होती हैं नारियाँ या फिर क्या होती है लेडी होती है, तो उनमें क्या होता है टर्नर सिंड्रोम इसका कारण होता है, ये बोला गया है मेनली। तो यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, सही हैं, क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम होता है उस अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो उसमें क्या होगा, जो व्यक्ति होगा वो छोटे कद का होगा और गोल सिर का होगा, और जो नारियाँ होंगी उनमें क्या होता है बांझपन होता है। तो वो किसका उसका कारण क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, वर्णांतता से पीड़ित व्यक्ति कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाता। तो वर्णांतता मैंने अभी बताया था कि वर्णांतता का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति लाल और जो हरा रंग है, रेड और ग्रीन कलर है, उसमें क्या नहीं कर पाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। कौन सा होगा सही, ऑप्शन ए, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। अब मेनली अगर हम बात करें वर्णांतता की, तो वर्णांतता क्या है, एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, आनुवांशिक बीमारी है। मेनली ये एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित कुछ जीनों में क्या होता है, म्यूटेशन के कारण होता है। मतलब एक्स क्रोमोसोम पे क्या होंगे, जो जीन होंगे उनमें कुछ हेर-फेर हो जाती है, इसी कारण कारण क्या होता है, ये जो डिजीज़ है वर्णांतता वो हो जाती है। तो एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है ये, एक्स क्रोमोसोम से संबंधित, एक्स क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी है। तो एक्स क्रोमोसोम में अगर कुछ हेर-फेर होगी इसके जीनों में, तो तब क्या हो जाता है, वर्णांतता हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, क्लास 12 के थर्ड चैप्टर से और जो फिफ्थ चैप्टर है, थर्ड और फिफ्थ चैप्टर, तो 2 चैप्टर्स को हमने यहाँ पे एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर कर लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।